हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं इब्राहिम। आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्कूप पर। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर का इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर मैं आपको चैप्टर से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, जिसकी हेल्प से पूरा चैप्टर आपके लिए सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन। रियल नंबर्स। बच्चों, बेसिकली रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स। मतलब कि अगर हम रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स को कंबाइन करें तो हमें मिल जाएंगे रियल नंबर्स। अगर आप चाहें तो इसको और इजी वे में समझ सकते हैं कि रैशनल नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं और इररेशनल नंबर्स भी रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि रियल नंबर्स are the combination of rational numbers and irrational numbers। तो बच्चों, आपको ये बात तो समझ में आ गई है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। अब हो सकता है आपके माइंड में एक डाउट आ रहा हो कि सर, रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो, अभी मैंने आपको जो डेफिनेशन समझाई वो ये थी कि रियल नंबर्स कॉम्बिनेशन होता है रैशनल नंबर्स का और इररेशनल नंबर्स का। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P बाय Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे नंबर्स जिन्हें P बाय Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है वो रैशनल नंबर्स होते हैं, और ऐसे नंबर जिन्हें हम P बाय Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो होते हैं इररेशनल नंबर। तो बच्चों, आपको यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जो P बाय Q का फॉर्म है, यहाँ पे जो नंबर होते हैं वो आते हैं इंटीजर। कौन से नंबर लिखते हैं बच्चों? इंटीजर। मतलब P की जगह पे कोई सा नंबर होगा, Q की जगह पे कोई सा नंबर होगा, तो वो नंबर किस कैटेगरी के होंगे? वो इंटीजर होंगे। ठीक है, अब इंटीजर क्या होता है? हो सकता है आपके माइंड में यहाँ पे ये भी डाउट आ रहा हो कि सर इंटीजर क्या होता है। तो बच्चों देखो, इंटीजर वो नंबर होते हैं जो नॉन डेसिमल नंबर होते हैं। नॉन डेसिमल मतलब जिनमें डेसिमल नहीं लगा हो, जिनमें डेसिमल नहीं लगा हो। जैसे आप देखते हैं ऐसे नंबर 46.5, तो ये डेसिमल नंबर है। बट अगर ऐसा लिखा हुआ हो सिर्फ 47 या कोई सा भी नंबर लिखा हो 98, तो ये नॉन डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो जो नॉन डेसिमल नंबर होते हैं वो होते हैं इंटीजर। तो P की जगह पे कोई इंटीजर होगा, Q की जगह पे कोई इंटीजर होगा। मैं और इजी वे में आपको समझा देता हूं कि जो रियल नंबर्स हैं आप उनको नंबर लाइन पर देख सकते हैं। ठीक है, यहां पर पूरे पॉजिटिव नंबर्स चलते हैं इंफिनिटी तक, और दूसरी तरफ नेगेटिव नंबर चलते हैं इंफिनिटी तक। ठीक है बच्चों, तो ये जो नंबर्स होते हैं ये इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट होता है, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट के अंदर जब हम उस टॉपिक पर आएंगे उससे रिलेटेड, तब मैं आपको वहां पर एक और पॉइंट बताऊंगा। अब बच्चों देखो, इररेशनल नंबर, अच्छा हम इसके एग्जांपल ले लेते हैं कुछ। फॉर एग्जांपल 4/3, यहाँ पे ये P ये Q। ठीक है, नेगेटिव भी हो सकते हैं, -7/6। ठीक है, और 11/13, और फॉर एग्जाम्पल 17। ठीक है, अब हो सकता है आपके माइंड में ये डाउट आ रहा हो कि सर, आपने तो अभी बोला था कि P बाई Q के फॉर्म में जो नंबर होता है वो रैशनल नंबर होता है। बट यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ तक तो ठीक है, बट आपने यहाँ पे ये 17 अकेला लिख दिया और आप बोल रहे हैं कि ये रैशनल नंबर का एग्जाम्पल है। तो बच्चों, ये रैशनल नंबर का एग्जाम्पल है, रीजन क्या है? देखिए, अगर इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1, और ये P और ये Q। 1 भी तो एक इंटीजर है। मैंने आपको क्या बताया कि P बाई Q के फॉर्म में इंटीजर होंगे। ठीक है, P की जगह पे इंटीजर, Q की जगह पे इंटीजर। तो बच्चों 1 भी एक इंटीजर होता है। ठीक है, तो यहां पे ये बन गया P बाई Q का फॉर्म। तो ऐसा नंबर जिसके अपॉन में अगर कुछ नहीं है, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो वहां पे 1 होगा और वो बन जाएगा हमारा रैशनल नंबर। आप लोगों को क्लियर हो गई ये बात?
अब हम समझते हैं इर्रेशनल नंबर क्या होता है। तो बच्चों ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है उन्हें हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। इसके एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हम देखिए एग्जाम्पल में आप √3, √5, √11 बहुत सारे नंबर हो सकते हैं इसके अंदर भी इन्फिनिटी तक नंबर होंगे। ठीक है कि बहुत सारे नंबर ऐसे होते हैं जो इर्रेशनल में काउंट होते हैं। अब आप बोलोगे हो सकता है कि सर यहां पे हमें ये बात समझ में आ गई p बाई क्यू का फॉर्म, बट यहां पे आपने अकेला 17 लिखा, ठीक है, और बोला इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 और रैशनल नंबर बना दिया। तो सर इसके साथ ये नाइंसाफी क्यों? इसके साथ भी कर सकते हैं सर आप कि काम करें आप इसके अपॉन में 1 लिख दें और बोलें ये भी रैशनल नंबर हो गया। सिंपल सी चीज है। बट बच्चों देखो मैंने यहाँ पे आपको क्या पॉइंट बोला था कि इंटीजर होगा। क्या होगा? p की जगह पे q की जगह पे इंटीजर होगा और √3 कोई इंटीजर नहीं होता है। हो गई आपको बात क्लियर? ठीक है, तो इसलिए ये रैशनल नंबर में काउंट नहीं होगा, इर्रेशनल नंबर में काउंट होगा। ठीक, अब इन नंबर्स को ये जो रूट में नंबर होते हैं इन्हें हम इर्रेशनल नंबर में क्यों काउंट करते हैं? बच्चों ये है डेसिमल एक्सपांशन का टॉपिक जो अभी मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि रूट में लिखा हुआ कोई भी नंबर हो उससे हम इर्रेशनल में ही काउंट करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। फिर कैसा है सर? देखिए अगर मेरे पास √4 लिखा हुआ है, ठीक है, तो मुझे पता है कि 4 स्क्वायर होता है 2 का, ठीक, स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, मिलेगा मुझे अकेला 2 बाहर। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, ये बन गया बेटा आपका रैशनल नंबर। ठीक है, और भी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर √16 है, ठीक है, तो 16 स्क्वायर होता है 4 का, स्क्वायर से रूट करेंगे कैंसिल, बचा 4, इसके अपन में कुछ नहीं तो बना रैशनल नंबर। अच्छा सर, तो हमें एक बात समझ में यहां पर आ चुकी है कि ऐसा नंबर अगर रूट में रखा हुआ हो जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो या किसी का स्क्वायर हो, ऐसा नंबर जो रूट में हो और वो परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसे हम इर्रेशनल में काउंट नहीं करेंगे। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि हम उस नंबर को रूट के बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आपको क्लियर हो चुका है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है ये समझने के पहले आपको 2 वर्ड समझने होंगे। वो 2 वर्ड कौन से हैं? बेसिकली वो टाइप ऑफ नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं या जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे एक नंबर लेता हूं 12, ठीक है, अब 12 के अगर मैं फैक्टर्स करूं मतलब 12 कौन कौन से नंबर के टेबल में आता है? 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में और 12 के टेबल में। ठीक है, तो अब ये जो नंबर के टेबल में 12 आ रहा है इन्हें हम कहते हैं बच्चों फैक्टर्स। क्या कहते हैं? फैक्टर्स। और आप देख सकते हैं कि ये जो 12 है इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है। कितने फैक्टर्स है? 6 फैक्टर्स है। तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। आप और एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 30। अब हमें 30 1 के टेबल में मिलेगा, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 5 के टेबल में, 6 के टेबल में और 10 के टेबल में, 15 के टेबल में और फिर खुद के टेबल में। ठीक है, तो बच्चों देखो इसके 2 से ज्यादा कितने सारे फैक्टर्स यहाँ पे निकल कर आ गए। तो ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। अब इसी का जस्ट अपोजिट कर लेते हैं, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं? सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद। तो उन नंबर्स को कहते हैं हम प्राइम नंबर्स। एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, अगर हम 2 लेते हैं तो 2 का फैक्टर 1 और 2 होगा, 5 3 भी है बीच में, 1 और 5। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हमें मिल सकते हैं कि जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। तो बच्चों ये कंपोजिट नंबर और ये प्राइम नंबर आपको अच्छे से क्लियर हो गया है आई होप। अब हम समझते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है। तो बेटा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि अगर किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए,
अगर किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए तो उसके जो फैक्टर्स आएंगे वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होगा, मतलब जितने भी उसके फैक्टर्स आएंगे वो सब प्राइम नंबर ही होंगे। एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूं, हम 12 ही ले लेते हैं। देखिए अब 12 को मुझे डिवाइड करने के लिए 2 का टेबल यूज करना पड़ेगा। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, तो अब 12 के फैक्टर्स बच्चों क्या है यहां पर, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब देखो आप 2 भी प्राइम नंबर है, ये भी 2 प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। तो जब भी हम किसी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसके जो फैक्टर्स आएंगे वो प्राइम नंबर होंगे, उसे कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आप दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, हम 30 ही ले लेते हैं। अगर हम 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो लास्ट में 0 है तो हम 2 का टेबल यूज करेंगे। 2 1 जा 2 बचा 1, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, देन 5 1 जा 5। तो अब बच्चों देखो 30 के जो फैक्टर्स आए हैं वो क्या आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे हैं कि जो कंपोजिट नंबर 30 है उसके जो फैक्टर्स हैं वो सब प्राइम नंबर्स हैं। तो सर हमें यहां पर एक बात समझ में आ गई कि सर कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। जी बच्चों बिल्कुल सही बात आपको समझ में आई है कि कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, हो गया आपको क्लियर। अब देखिए, अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, हो सकता है आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि राइट द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो उसकी डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे, ठीक है वो मैं आपको लिखकर बताता हूं। दैट every composite number can be factorized as a product of primes. Every composite number can be factorized as a product of primes, कि हर कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज किया जाता है किस फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में फैक्टराइज किया जा सकता है। अब बच्चों इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। ठीक है, एक तो फैक्टराइजेशन इज यूनिक, जो फैक्टराइजेशन होगा वो कैसा होगा, यूनिक होगा। सर ये पॉइंट समझ नहीं आया, यूनिक होगा मतलब क्या, बेटा आपको समझाते, दोनों पॉइंट आपको समझाऊंगा मैं। एक और पॉइंट है नॉट इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, नॉट इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। बच्चों देखो फैक्टराइजेशन इज यूनिक, मैं आपको इन्हीं फैक्टर्स का एग्जांपल देता हूं। अब यहां पे 2 मल्टीप्लाई 3 लिखा है। ठीक है, अब जब भी मैं 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो हमेशा मुझे यही फैक्टर्स मिलने वाले हैं, मतलब जो फैक्टर्स होंगे वो यूनिक, मतलब एक ही होगा, एक जैसा ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि 2 इंटू 2 इंटू 5 आ जाए, या ऐसा नहीं होगा कि 7 इंटू 2 इंटू 3 आ जाए, ऐसा नहीं होगा। जब भी मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, जब भी कोई भी पर्सन जब भी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा तो उसको यही फैक्टर्स मिलने वाले हैं। इस फैक्टराइजेशन इज यूनिक का मतलब यही होता है। 30 के अगर फैक्टर्स करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5 ही होगा, ऐसा नहीं कि 2 की जगह पे कोई सा दूसरा नंबर आ जाए। हाँ ये आगे पीछे हो सकते हैं, जो सेकंड पॉइंट है नॉट इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, बट इनकी जगह पे, इन 3 फैक्टर्स की जगह पे कोई सा चौथा या फोर्थ फैक्टर्स नहीं आने वाला, यही 3 फैक्टर होंगे। ठीक है, अब नॉट इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर मतलब जरूरी नहीं है कि आप पर्टिकुलर ऑर्डर में ही लिखें, मतलब आप इसको 3 इंटू 2 इंटू 5 भी लिख सकते हैं तब भी 30 आएगा, या आप इनको 5 इंटू 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। मतलब जब भी इंटीजर को हम आगे पीछे करके मल्टीप्लाई करते हैं, उनको प्लेस चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर सेम ही मिलता है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का मतलब यही हुआ है नॉट इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, कि हम उनको आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही थी हमारी आसान सी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आई होप बच्चों आपको ये प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुकी है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सिंपली हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की
हेल्प से। तो बच्चों हम कैसे फाइंड करेंगे? अगर हमें क्वेश्चन के अंदर दो नंबर दे दी जाए, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं 24 और 36, ठीक है। अब हम सबसे पहले 24 और 36 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा, 2 के टेबल से जाएगा बच्चों, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देन 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्योंकि लास्ट में 6 है, इवन नंबर है, इवन नंबर वो जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो हम 2 के टेबल का यूज करेंगे। 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 8 जा 16, देन 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो बच्चों 24 के जो फैक्टर्स हमारे पास आए हैं वो 222 मल्टीप्लाई 3, और 36 के जो फैक्टर्स आए हैं वो हैं 22 और 3, ठीक है। तो बच्चों हमें सबसे पहले HCF निकालना है। HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इस दोनों फैक्टर लाइन के अंदर, इन दोनों फैक्टर लाइन के अंदर जो भी फैक्टर हमें कॉमन मिलेंगे, जो भी फैक्टर हमें कॉमन मिलेंगे उन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। बच्चों यहां पे एक 2 है, यहां पे एक 2 कॉमन, बाहर कर लिया। यहां पर भी है, यहां पर भी 2 है, उसे भी बाहर कर लिया। मल्टीप्लाई, अब यहां पे बच्चों 2 है, बट नीचे वाली फैक्टर लाइन के अंदर अब 2 नहीं बचा। एक 3 यहां पर है, एक 3 यहां पर है, तो उसे भी हम बाहर कर लेंगे, ठीक है। अब हम इन तीनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो HCF 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। तो हमारा HCF आ गया 12। अब बात करते हैं बच्चों LCM की। LCM मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि हमारे पास वैरायटी ऑफ नंबर कितनी है। हमारे पास यहाँ पे 2 वैरायटी है, एक 2, दूसरा 3। तो जिस फैक्टर लाइन में 2 सबसे ज्यादा होगा वहां से हम उतने 2 बाहर कर लेंगे। देखिए ऊपर वाली फैक्टर लाइन के अंदर 1 2 3 3 2 हैं, और नीचे वाली लाइन के अंदर 2 हैं, तो ऊपर ज्यादा है इसलिए हम ऊपर से सारे 2 बाहर कर लेंगे। तो 2 लिखा, कितने 2 हैं? 1 2 3, तो उस पे पावर लग जाएगी 3, ठीक है। मल्टीप्लाई, अब हम 3 देखते हैं, तो ऊपर एक 3 है, नीचे 2 3 हैं, तो नीचे ज्यादा 3 हैं, तो हम इनको नीचे से कर लेंगे बाहर। कितने 3 हैं? 2, तो पावर आ जाएगी ऊपर 2। क्लियर बच्चों? अब देखिए, अब यहां पे इस सिचुएशन पे कुछ स्टूडेंट्स कभी कभी गलती कर देते हैं। वो गलती क्या करते हैं कि यहां पे डायरेक्ट लिख देते हैं 2 3 जा 6। ऐसा नहीं है, हमें क्या करना होता है, 2 की पावर 3 है, तो हम 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 8। या हो सकता है कुछ बच्चों को इस तरह से भी याद होता है कि 2 का क्यूब होता है 8। मल्टीप्लाई, यहां पे भी हमें ध्यान रखना है कि 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर होता है 3 3 जा 9, ठीक है बच्चों। अब हम इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 8 9 जा क्या होता है? 72। तो HCF आया है हमारा 12 और LCM आया है 72। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका है कि LCM और HCF हम किस तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है। अब यहां पर LCM और HCF के रिलेशन के लिए एक आइडेंटिटी होती है बच्चों। आइडेंटिटी होती है LCM into HCF is equal to product of two numbers। ये एक आइडेंटिटी है बच्चों, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी क्या कहती है कि अगर कोई भी 2 नंबर का हमने एलसीएम निकाला है और उन्हीं 2 नंबर का हमने एचसीएफ निकाला, उन दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कर दिया जाए, और इज इक्वल टू के अंदर वही 2 नंबर जिनका हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है उनका अगर प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस आएगा। ठीक है, हम इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं इस आइडेंटिटी को। देखिए इन्हीं 2 नंबर का हम एलसीएम लेते हैं, हमारा एलसीएम आया है 72, मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना आया बच्चों 12, तो एचसीएफ की जगह लिखा 12, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, 2 नंबर वही जिनका हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला, तो 24 मल्टीप्लाई 36। अब हम करते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई। सबसे पहले 72 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, 2 2 जा 4, 2 7 जा 40,
1 2 ज़ा 2, 1 7 ज़ा 7, हम इनको प्लस करेंगे तो 864 हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं 24 और 36 का मल्टीप्लाई। 24 और 36 का मल्टीप्लाई, तो 4 6 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 14 क्रॉस 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7। अब इनको प्लस करेंगे 4 6 8, तो बच्चों हमें यहां पर क्या मिल गया 864। ठीक है, तो आइडेंटिटी हमारी हो गई कंप्लीटली वेरीफाइड या फिर प्रूव। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है कि हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, और फिर जो उनके बीच का रिलेशन होता है LCM into HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल एक्सपांशन। डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है बच्चों, देखिए इसके अंदर 3 कंडीशन बनती है, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और लास्ट वन है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। देखिए टर्मिनेटिंग क्या कंडीशन होती है बेटा, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है एंड होना। ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है एंड होना। जब भी आपने किसी रैशनल नंबर को या फ्रैक्शन फॉर्म वाले नंबर को डिवाइड करा, तो जब आप डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद आपको आंसर डेसिमल में मिल रहा है, किस फॉर्म में, डेसिमल के फॉर्म में। ये आपको क्वोशंट है, क्वोशंट हम एज एन आंसर लेते हैं, तो जो क्वोशंट है वो हमें इस फॉर्म में मिला, डेसिमल है, और यहां पर आंसर कंप्लीट, डिवीजन कंप्लीट हो चुका, मतलब हमारा रिमाइंडर 0 बचा है। ठीक है, तो टर्मिनेट हो गया, अब इसके आगे नहीं बढ़ पा रहा है। या फिर और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, मतलब हमारा जो क्वोशंट है वो एंड हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। जब भी डिवाइड करने पे हमें टर्मिनेटिंग कंडीशन मिलती है तो वो हमें देता है रैशनल नंबर। कौन सा नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, अब अगर हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, नंबर को डिवाइड करने के बाद नॉन टर्मिनेटिंग कंडीशन आ रही है, यहां पे टर्मिनेट हो गया, 4.52 से आगे नहीं बढ़ रहा है, टर्मिनेट हो गया, रिमाइंडर यहां पे 0 हो गया। अब यहां पे रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, टर्मिनेटिंग कंडीशन है, नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब एंड नहीं हो रहा है, डिवीजन हमारा चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पे लेते हैं 8.66666, ये कंटिन्यू चल रहा है बच्चों। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रहा है, बट रिपीट कर रहा है। कैसे रिपीट कर रहा है, देखिए 8.6666, सब पूरे नंबर, ये जो 6 की जो सीरीज है ये रिपीट कर रही है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। और एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 78.969696, अब यहां पे भी रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, एंड नहीं हो रहा है, ये डॉटेड लाइन हमें इंफिनिटी शो करता है। अब यहां पे नॉन टर्मिनेटिंग, एंड नहीं हो रहा है, बट सीरीज देखिए आप रिपीट हो रही है, बार बार सीरीज रिपीट हो रही है, तो यहां पे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग की कंडीशन आ रही है। ये कंडीशन भी हमें बताती है रैशनल नंबर, कि जो नंबर हमने डिवाइड करा है, जिन फ्रैक्शनल नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, वो कौन सा नंबर बन रहा है, रैशनल नंबर बन रहा है, अगर टर्मिनेटिंग कंडीशन है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कंडीशन है। बट अगर कंडीशन ऐसी आ जाए कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, एग्जांपल 3.47612984 सो ऑन। ठीक है, अब देखिए यहां पे नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड नहीं हो रहा है, बट नॉन रिपीटिंग है, रिपीट भी नहीं कर रहा है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये डॉट शो कर रहा है आपको कि आंसर नहीं आ पा रहा एग्जैक्ट आंसर, और नॉन रिपीटिंग है, सीरीज रिपीट नहीं हो रही है। देखिए यहां पे सीरीज रिपीट हो रही थी तो ये रिपीटिंग है, यहां पे रिपीट नहीं हो रही है तो ये है नॉन रिपीटिंग। और एग्जांपल ले लेते हैं हम 4418321968714 कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे देखिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जब ये कंडीशन आती है तो वो बनता है हमारा इरैशनल नंबर। मैंने आपको बोला था कि डेसिमल एक्सपांशन का टॉपिक है। ठीक है, तो ये बनता है हमारा इरैशनल नंबर।
हो गया बच्चों आपको अच्छे से क्लियर? ठीक है, अब आपको मैं एक चीज यहां पे बताता हूं कि जो पाई होता है जिसकी वैल्यू 22/7 होती है, इसे भी इर्रेशनल नंबर में काउंट किया जाता है। क्यों काउंट किया जाता है? आप बोलोगे सर यहाँ पे तो हमें समझ में आ गया है कि ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और ये p/q के फॉर्म में है, तो अब हम इसको इर्रेशनल में काउंट क्यों कर रहे हैं? बेटा ये जो 22/7 वैल्यू है पाई की, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। कैसी वैल्यू है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। पाई की जो एक्चुअल वैल्यू होती है बेटा वो कुछ और ही है, वो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है। इस वजह से हम पाई को एज एन इर्रेशनल नंबर काउंट करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ कि हम √3 या अंडर रूट वाले नंबर को इर्रेशनल कैसे प्रूफ करते हैं। सो बच्चों ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल नंबर। इसको प्रूफ करने से पहले मैं आपको कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। उन 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हेल्प से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही इजी लगेगा। बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं कि उन 3 पॉइंट्स को समझे बिना ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए बच्चों, सबसे पहला पॉइंट कॉन्ट्राडिक्शन। कौन सा पॉइंट? कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉन्ट्रडिक्शन कि हम किसी चीज को अज्यूम कर लें, लेट कर लें, अजम्पशन कर लें, बट फिर जब हम बाद में उसको क्रॉस चेक करें या कुछ सिचुएशन के बाद वो चीज हमारे सामने आती है तो वो चीज वैसे प्रूफ नहीं होती है या वैसे साबित नहीं होती है जैसा हमने अज्यूम करा था। कोई सी चीज हमने अजम्पशन करी बट इन दी एंड हमारा अजम्पशन रॉन्ग निकला, गलत निकला, तो उसे हम कहते हैं कि हमारे साथ कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। एक पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब बच्चों सेकंड पॉइंट कि रैशनल नंबर में मैंने आपको बताया था जो p/q का फॉर्म होता है उसके अंदर p की जगह पे इंटीजर होता है, q की जगह पे इंटीजर होता है। एक पॉइंट मैंने आपको बताया था। उसका दूसरा पॉइंट है बच्चों कि p/q ये जो दोनों नंबर होंगे ये को प्राइम नंबर होंगे। कैसे नंबर होंगे? को प्राइम नंबर होंगे। सर को प्राइम नंबर क्या होता है? बच्चों को प्राइम नंबर वो होता है ऐसे दो नंबर की पेयर जिनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, डजंट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। देखिए बच्चों, अगर यहां पे मैं लिखूं 7/6, ये एक रैशनल नंबर मैंने लिखा, ठीक है। अब अगर हम 7 के फैक्टर्स करें तो हमें 7 के फैक्टर क्या क्या मिलेंगे? 1 और 7, दो फैक्टर मिलेंगे। 6 एक कंपोजिट नंबर है तो 1 2 3 6। अब अगर मैं आपको बोलूं कि इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है तो यहां पे 1 ही कॉमन मिलेगा आपको, तो ये दोनों बन गए बेटा को प्राइम नंबर। हो गया आपको क्लियर? तो ऐसे दो नंबर जिनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है दैट इज कॉल्ड को प्राइम। ठीक है, और वो को प्राइम कौन सी कंडीशन की बात है? रैशनल नंबर की बात है। किसकी? रैशनल नंबर की बात है। यहां पे 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पर। अब थर्ड पॉइंट बच्चों देखिए, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक नंबर लेता हूं 12 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि 3 × 4 का प्रोडक्ट होता है 12। ठीक है, अब ये जो 3 है ये 12 को डिवाइड कर सकता है क्योंकि 3 के टेबल में 12 आता है, तो हम इसको लिख देते हैं 3 डिवाइड्स 12। 4 भी कर सकता है तो उसको भी लिख देते हैं 4 डिवाइड्स 12। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया 35 और मैंने लिख दिया यहां पे 7 × 5। तो 7 डिवाइड करता है 35 को, 7 5 से 35, तो 7 डिवाइड्स 35, 5 डिवाइड्स 35, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पे तो भी अब नंबर खेल रहे थे अपन। ठीक है, अब इन केस अगर यहां पर कोई सा लेटर आ जाए, ठीक है, 2q, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि p की जगह पे कोई सा नंबर है, कोई सा इंटीजर है, इज इक्वल टू ऐसा इंटीजर है
कि जब मैं उसको Q से मल्टीप्लाई करूंगा तभी इज इक्वल टू की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इज इक्वल टू कब लगता है बच्चों? जब LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर होता है RHS के, तभी इज इक्वल टू लगता है बीच में। एक एग्जांपल के तौर पे अगर P की जगह पे हम ले लेते हैं यहाँ पे 16, हो सकता है P की जगह पे 16 रखो, अभी हमें नहीं पता, हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब Q की जगह पे ऐसा कौन सा नंबर होगा कि मल्टीप्लाई करने पे 16 मिल जाए? 8, ऐसा हो सकता है। तो 2 8 जा 16, ठीक है। तो यहां पे 2 डिवाइड कर रहा है P को, ठीक है। 2 डिवाइड्स P, यहां पे लिख देता हूं मैं साइड में, 2 डिवाइड्स P, Q डिवाइड्स P, दोनों चीजें, ठीक है। अब P डिवाइड्स 2 मतलब P इज इक्वल टू 2, 2 फैक्टर है P का, 3 फैक्टर है 12 का, 7 फैक्टर है 35 का, 2 फैक्टर है P का, ठीक है। अब हो सकता है P की जगह पे ऐसा नंबर हो जो सिर्फ 2 के बराबर ना हो, मतलब अगर P की जगह पे 2 होता तो 2 इज इक्वल टू 2 हो सकता था, बट P की जगह पे फॉर एग्जांपल 16 होता, तो मुझे 2 के साथ कोई सा नंबर चाहिए इज इक्वल टू की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। तो वहां पर अभी मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन सा नंबर है, इसीलिए मुझे ये नहीं पता कि 2 के साथ कौन सा नंबर आएगा, तो वहां पर मैंने मान लिया C, और C यहाँ पे क्या है? एक इंटीजर, यहाँ पे भी कोई इंटीजर होगा, ये भी कोई इंटीजर है, मल्टीप्लाई में इसके साथ भी कोई इंटीजर है, ठीक है। ये तीनों कंडीशन आपको समझ में आ गई, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। अब इसी की हेल्प से हम इसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम कॉन्ट्राडिक्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहां पर इर्रेशनल नंबर हमें इसे प्रूफ करना है, तो हम मान लेते हैं कि रैशनल नंबर है। देखिए हमें ये पता है इर्रेशनल नंबर है, √2 इर्रेशनल नंबर होता है, अभी हमने देखा इस इंट्रोडक्शन में, बट हम इसको मान लेते हैं कि रैशनल नंबर है। हम इसको कोशिश करेंगे कि √2 एक रैशनल नंबर है, कि ये कोशिश करेंगे कि √2 रैशनल नंबर प्रूफ कर दें। अगर नहीं कर सके तो मतलब ये कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर है, ठीक है बच्चों। तो लेट √2 इज रैशनल नंबर। हमने √2 को क्या मान लिया? एक रैशनल नंबर मान लिया। अब रैशनल नंबर माना मतलब P/Q का फॉर्म देगा। कौन सा फॉर्म देगा? P/Q का फॉर्म देगा। अब P और Q कैसे नंबर होते हैं रैशनल नंबर में? को प्राइम नंबर, वेयर P एंड Q आर को प्राइम, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां पे एक छोटी सी कैलकुलेशन करेंगे। P/Q, यहां पे सिर्फ P की वैल्यू निकालेंगे, यहां पे नंबर डिवाइड में है, इसको ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज का मतलब इज इक्वल टू के एक तरफ से उठा के दूसरी तरफ ले जाना। तो डिवाइड का नंबर जब ट्रांसपोज होगा तो किस फॉर्म में जाएगा? मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो P इज इक्वल टू √2Q, ठीक है। अब देखिए, अब हम करने वाले हैं यहाँ पे स्क्वायरिंग। सर स्क्वायरिंग क्यों की जा रही है? ये तो यूं ही अच्छा खासा हैंडसम लग रहा है, इसमें स्क्वायरिंग करने की क्या जरूरत है? तो बच्चों देखो, यहाँ पे जो 2 है वो अंडर रूट है। अब मुझे अगर इस 2 को रूट के बाहर निकालना है तो स्क्वायरिंग करना होगी, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ कर देंगे स्क्वायरिंग। P² इज इक्वल टू √2Q स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए P का स्क्वायर एज इट इज P² आएगा। बच्चों ब्रैकेट पे स्क्वायर मतलब ब्रैकेट में रखे हुए सभी नंबर पे स्क्वायर, तो इस √2 पे भी स्क्वायर हुआ और इस Q पे भी स्क्वायर हुआ, ठीक है। तो अब देखिए √2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 2। Q का स्क्वायर करेंगे तो Q² मिलेगा। क्लियर? अब देखिए P² इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहां पे कंडीशन आ रही 2 डिवाइड्स P, तो हम यहां पे लिख देंगे कि 2 डिवाइड्स P², ठीक है। 2 डिवाइड कर रहा है P² को, तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि 2 डिवाइड्स P ऑल्सो। अगर P² को डिवाइड कर रहा है तो P को भी करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा बोल देता हूं कि 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 6, कि 2 12 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अगर इसकी जगह पे 12 का स्क्वायर आएगा
क्या अब 2 डिवाइड नहीं कर सकता? अभी भी कर सकता है। अगर किसी नंबर पे स्क्वायर लग जाए तो उसके फैक्टर को कोई इंपैक्ट नहीं करता है। अगर 2 12 को डिवाइड कर सकता है तो 2 12 के स्क्वायर को भी डिवाइड कर सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे है कि 2 डिवाइड कर सकता है पी स्क्वायर को, तो 2 डिवाइड कर सकता है पी को भी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट हो गई। क्लियर? अब देखो बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था कि पी फैक्टर 2 फैक्टर है पी का, पी इज इक्वल टू 2, ये जो 2 है फैक्टर है पी का, तो सेम कंडीशन यहां पे हो रही है कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो पी इज इक्वल टू 2, 2 फैक्टर है पी का। उसके बाद मुझे पी की वैल्यू नहीं पता है, तो 2 के साथ क्या आएगा? एक इंटीजर सी, हम सी से डिनोट करेंगे, वेयर सी इज एनी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर रहेगा बच्चों। ठीक है, क्लियर? अब देखो, अब p की वैल्यू आ गई 2c, तो p की जगह पे 2c मैं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर सकता हूं। p की जगह रखा मैंने 2c, तो 2c का स्क्वायर इज इक्वल टू 2q का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, p की वैल्यू 2c, ठीक, इधर कर रहा हूं बच्चों में सॉल्व। 2 पे भी स्क्वायर, सी पे भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल 2q स्क्वायर, एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम q स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो 4c स्क्वायर अपॉन में 2 आएगा इज इक्वल टू q स्क्वायर आ जाएगा। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो हमें जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा? 2c स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS है, तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं, पहले q स्क्वायर को लिख सकते हैं, फिर बाद में 2c स्क्वायर को लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये वाली कंडीशन सेम नजर आ रही है। हाँ, अल्फाबेट लेटर जो है वो चेंज है, बाकी कंडीशन सेम है कि p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 डिवाइड कर सकता है q स्क्वायर को, 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। ठीक है, तो 2 डिवाइड्स p ऑल्सो, तो 2 डिवाइड्स q ऑल्सो। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बच्चों देखो, p का फैक्टर है 2, ठीक है, q का फैक्टर भी है 2, p और q के कॉमन फैक्टर आ रहा है 2, बट रैशनल नंबर के अंदर, ये वाला पॉइंट, रैशनल नंबर के अंदर p और q का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन फैक्टर 1 है तब तो रैशनल नंबर है, अगर कॉमन फैक्टर 1 के अलावा है तो रैशनल नंबर नहीं है। सर फिर रैशनल नंबर नहीं है तो क्या है? इररैशनल नंबर है। हुई बात आपको क्लियर? तो देखिए, P and Q both have common factor 2, दोनों का बेटा कॉमन फैक्टर कितना आ गया है? 2। P और Q का कॉमन फैक्टर 1 आता तो को प्राइम था, तो रैशनल नंबर था। ठीक है, बट P और Q का कॉमन फैक्टर 2 आया है और 1 आता तो रैशनल था। अब 2 आया है मतलब रैशनल नहीं है, और रैशनल नहीं है तो क्या है? इररैशनल नंबर है। ये हो गया हमारे साथ कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों? क्योंकि हमने सबसे पहले √2 को रैशनल नंबर माना था, इन दी एंड हमें ये पता लग रहा है कि √2 रैशनल नंबर नहीं है, मतलब हम √2 को रैशनल नंबर प्रूफ नहीं कर पाए। ये हमारे साथ एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज बीन arisen because of our wrong assumption। ठीक है बच्चों, ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन हुआ है हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से। इस वजह से मैं यहां पे लिख रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट, देयरफॉर √2 इज इररैशनल नंबर। इस वजह से √2 एक कैसा नंबर है? इररैशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, अब अगर आपको ये 3 पॉइंट समझ में आ गए थे तो आपको ये वाला जो सॉल्यूशन ये बहुत ही ज्यादा इजी लगेगा।
और √2 की जगह पे √3 हो, √5 हो, √7 हो, कोई सा भी नंबर हो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो उसको सॉल्व करने का जो मेथड है, जो प्रोसेस है, वो सेम होगा। आई होप पूरा इंट्रोडक्शन आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो चुका है। इस इंट्रोडक्शन की हेल्प से हम पूरे चैप्टर फर्स्ट को इजीली सॉल्व कर सकेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं अब हमारी एक्सरसाइज 1.1 की वीडियो में।